नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग है। साथियों, प्रारंभिक युग होने के नाते उसके नामकरण के संदर्भ में भी बहुत मत वैभिन्न है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे आप के घर में या किसी घर में एक नया बच्चा पैदा होता है, तो उसको प्यार करने वाले, उसको चाहने वाले जितने भी सगे संबंधी होते हैं, उसके रिश्ते के लोग होते हैं, सब अपनी अपनी पसंद का, अपनी अपनी रुचि का नाम बच्चे को दे देते हैं। यद्यपि बाद में एक नाम उसका स्थायी होता है, लेकिन सबका मत होता है कि नहीं, इसका नाम ये रख दें, इसका नाम वो रख दें, इसका नाम वो रख दें। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, शुरुआती काल था। तो इस वजह से उसी आदिकाल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। तो इस वजह से उसका भी नामकरण बहुत से विद्वानों ने किया, जिनके अपने अपने मत थे, अपने अपने तर्क थे। हिंदी साहित्य के जो प्रथम दो इतिहासकार थे, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेगर, उन्होंने ना तो काल विभाजन का कोई प्रयास किया था और ना ही नामकरण का प्रयास किया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने साथियों हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया। पहली बार इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया था। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक चीज और आपको बता दें, आज का यह बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत तेजी से हम चलेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो हो वो तथ्यपरक है। इसमें आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्न छिपे हैं और इन 15 से 20 प्रश्नों में एक बात का मैं दावा करता हूं कि प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से इस प्रकरण से, इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। वैसे पूरी चर्चा के दौरान आप अगर एकाग्र रहेंगे तो निश्चित रूप से याद होता चलेगा। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा था। सबसे पहले उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया था। चारण काल रखने के पीछे उस समय की रचना प्रवृत्ति को ध्यान में रखा होगा। लेकिन साथियों, चारण काल नाम का औचित्य या बाद में यह स्वीकार्य नहीं हुआ, उसका एक कारण था। पहली चीज तो यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 7वीं शताब्दी से प्रारंभ मानते हैं और अपने इतिहास में कहीं भी 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक ना तो किसी चारण काल की प्रवृत्ति का और ना किसी रचना का उल्लेख इन्होंने अपने इतिहास में किया है। इसलिए यह नाम स्वीकार्य नहीं हो सका। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन और नामकरण किया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभिक काल कहा। साथियों, प्रारंभिक काल एक सामान्य सी संज्ञा प्रतीत होती है। इससे किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इसलिए यह भी नाम स्वीकार्य नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरा नामकरण हम देखते हैं, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था, जिसके पीछे उनका तर्क था। उन्होंने 12 रचनाओं की, वीर रासो, विजयपाल रासो, जिसको आपने काल विभाजन में विस्तार से देखा है, जिन वीर गाथा परक 12 रचनाओं को आधार मानकर वीरगाथा काल नाम दिया था। कालांतर में उस पर भी विवाद हो गया। कुछ रचनाएं अप्रामाणिक हैं, कुछ अप्राप्त हैं, कुछ संदिग्ध हैं, कुछ वीरगाथात्मक है ही नहीं, जिसे खुसरो की पहेलियां हैं, विद्या के पद की पदावली हैं, वीरगाथा की रचनाएं हैं ही नहीं। तो इस तरह से वीरगाथा काल जो है, इस नाम को भी पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली। एक बात और थी कि वीरगाथा काल कहकर उन्होंने केवल वीरगाथा यानी चारण काव्य या वीरगाथा काव्य को ही इसमें स्थान दिया। उस समय के धार्मिक साहित्य को उन्होंने उपेक्षा की। धार्मिक साहित्य को उन्होंने कहा कि नहीं, यह सांप्रदायिक साहित्य के परिधि में आता है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो जैसे पूरा भक्ति काल का क्या है, भक्ति काल का जो हिंदी साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य।
तो जो अगर इस तरह की संज्ञा दी जाए कि नहीं वो धार्मिक साहित्य सांप्रदायिक साहित्य था, तो निश्चित रूप से पूरे भक्ति काल के हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य से निकाल देना पड़ेगा। तो इन्हीं सब कारणों से वीरगाथा काल को भी स्वीकृति नहीं मिली। उसके बाद अगला नाम देखिए, अगला नामकरण किया संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा। साथियों संधि काल देखिए दो नाम हो गए इसमें। संधि काल नाम से तो उस समय भाषा का बोध होता है और चारण काल से काव्य प्रवृत्ति का बोध होता है, लेकिन इन दोनों नामों को जब आप मिला देते हैं तब भी उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति का ये मतलब पर्याप्त ये नहीं हो पाता, कई चीजें इससे छूट जाती हैं, ठीक है ना सही। तो यह भी नाम संधि काल एवं चारण काल नाम भी दो ही बातों की, एक तो भाषा और यह है काव्य प्रवृत्ति और संकेत करता है, लेकिन यह भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता आदिकाल का, इसलिए इस नाम को भी स्वीकृति नहीं मिली। आगे देखिए हम सिद्ध सामंत युग, ये नाम जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। सिद्ध सामंत युग जो है यह नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। इस नाम में भी देखिए दो शब्द जुड़ा है, सिद्ध और सामंत। सिद्ध क्या थे? सिद्ध जो है वो रचनाकार थे, सिद्ध रचनाकार थे। और सामंत कौन थे? सामंत जो है वो रचना के प्रेरक थे। तो यहाँ एक रचनाकार और दूसरा रचना का प्रेरक, सिद्ध और सामंत। इससे एक विशेष प्रवृत्ति का ही बोध होता है, तमाम अनेक प्रवृत्तियां जो है साहित्य की वो छूट जाती हैं। तो इसलिए इस नाम को भी स्वीकृति नहीं मिली। साथियों अगला नाम देखिए वीर काल। वीर काल विश्वनाथ मिश्र का दिया नाम है और इसमें थोड़ा सा बस केवल वीर गाथा को इन्होंने वीर कर दिया है, गाथा हटा दिया है, इसलिए यह भी शुक्ल जी से ही लगभग मिलता जुलता नाम है, इसको पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिल पाई। प्रारंभिक काल नाम दिया फिर अपने इतिहास में गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास में इसको कहा प्रारंभिक काल हिंदी साहित्य के आदिकाल को। और यह देखिए आप मिश्र बंधु पहले प्रारंभिक काल कह चुके हैं, तो यह भी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं कराता, ये भी नाम स्वीकृत नहीं हुआ। अगला नाम दिया बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम क्या दिया आदिकाल का? बीज वपन काल। बीज वपन काल से भी साहित्यिक प्रवृत्ति का पर्याप्त बोध नहीं हो पाता, इसलिए इस नाम को भी पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिल पाई। अगला नाम देखिए आदिकाल। हमने ऊपर आदिकाल ही लिखा है, देखिए आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस नामकरण में कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यह है कि ये व्यापक पृष्ठभूमि का बोध कराता है, व्यापक साहित्यिक पृष्ठभूमि का बोध कराता है। दूसरा यह है कि भाषा से, भाव से, विचारणा से, शिल्प आदि से संबंधित जो भी गुत्थियां हैं आदिकाल नाम से ये गुत्थियां सुलझ जाती हैं। और आगे का आप साहित्य देखिए आदिकाल की ही आधारभूमि पर खड़ा है, इसलिए आदिकाल नाम को सर्व स्वीकृति प्राप्त है, यह आप जान लीजिए। आदिकाल के नाम को सर्व स्वीकृति प्राप्त है। आगे देखिए और कुछ विद्वानों ने नामकरण किया है, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल कहते हैं। जयकाल भी वीर गाथा काल से ही मिलता जुलता नाम है, इसको भी पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिल पाई। डॉक्टर सुमन राजे कहती हैं आधार काल। आधार काल से भी साहित्यिक प्रवृत्ति का पर्याप्त बोध नहीं हो पाता। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल कहते हैं। अपभ्रंश से केवल एक भाषा के साहित्य का बोध होता है, यह भी भाषा के साथ तमाम अन्य प्रवृत्तियां इसमें छूट जाती हैं। उद्भव काल भी किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं कराता, उद्भव काल वासुदेव सिंह कहते हैं। उसके बाद अपभ्रंश काल ही डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह
का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है, चर्चा में रहती है। उसमें उन्होंने एक बात कही कि शुक्ल जी के बाद जो भी इतिहास लिखे गए हैं वह या तो शुक्ल जी के समर्थन में है या शुक्ल जी के विरोध में है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि शुक्ल जी के बाद जो भी इतिहास लिखे गए हैं या तो शुक्ल जी के समर्थन में है या तो शुक्ल जी का विरोध है। यहाँ तक कि वो आदिकाल को भी क्या कहते हैं, आदिकाल नाम से आदिम युग का बोध होता है। देखिए उनका अपना मत है। आदिकाल जो है उनका कहना था कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे किसी आदिम युग का बोध होता है। इसको आप चाहें इसको कोड भी कह लेंगे, परीक्षा में सेंटेंस पूछा भी जा सकता है। आदिकाल नाम भ्रामक है उनका, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम, यही उनकी शब्दावली थी, इससे बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। इस कोटेशन को आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी आ जाए, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह, यह उनका अपना मत था, लेकिन निष्कर्षतः हम निष्कर्ष पर इस पर पहुंचते हैं कि आदिकाल का यह आदिकाल नाम ही सर्वस्वीकृत है। ठीक है साथियों, तो आज हमने तेजी से आजकल के नामकरण पर चर्चा की। आप जितने भी ये नाम दिए हैं इनको आप क्रमशः याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार इनको मैचिंग कराने के लिए पूछा जाता है, कई बार सीधा नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न आता है, इस बात का मेरा दावा है, इसको आप जान लीजिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को गतिमान रखिए, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने वाली हैं, परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए पूरी ईमानदारी से लग जाइए, सफलता निश्चित मिलेगी। इस विश्वास के साथ काम करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।